रेडी हो सब लोग? ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, यहाँ बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक बादल लगे हुए हैं, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 2 है सेल साइकिल। और बेटा ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, क्योंकि हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस और काफी सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। ये जो आज का लेक्चर है ये आपको जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था उसको मैं हल्का सा रिवाइज करूंगा और उसके बाद में आज के लेक्चर का काम आपको स्टार्ट करूंगा। प्लानिंग ये है कि आज हम लोग माइटोसिस में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लें, ताकि कल हम माइटोसिस फिनिश कर दें, ताकि नेक्स्ट वीक में जब हम आए तो हम लोग मियोसिस खत्म कर दे तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाए। तो प्लानिंग ऐसे ही चलेगी। इस चैप्टर के लिए हमने 5 से 6 लेक्चर रखे हैं, फिर लिविंग वर्ल्ड के लिए 2 से 3 लेक्चर, इस तरीके से करके चलेंगे। आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बिल्कुल मजेदार तरीके से करेंगे। कुछ लेवल हल्का हल्का सा आपको लगेगा बढ़ता हुआ मतलब आपको लगेगा कि यार सर आपने पिछले बार से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है। यस यस, चैट को प्राइवेट करते हैं। केमिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ आपका? हर्ष जैन नीट एडवांस भी कर लेगा और काम चल जाएगा। अच्छा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो कोई किसी तरह की बेटा फुल स्क्रीन, कौन से बच्चे को स्क्रीन में दिक्कत आ रही है मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्क्रीन में भी दिक्कत आ रही है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्क्रीन में दिक्कत आ रही है? प्लीज लाइव अटेंड करना इस पूरे चैप्टर को। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, एक बार आप करके देखना, आपको रियलाइज होगा कि आपको इससे फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। यस, पूरा पूरा इस चैप्टर को लाइव अटेंड करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? आवाज ठीक है, साउंड ठीक है, बढ़िया है? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, सही है, टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा हमने बात करी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल का बी डिवाइड करता है, डीएनए डबल करता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो न्यूक्लियस कब एब्सेंट होता है? जब सेल डिवाइड करता है। नहीं तो यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हमने आपको ये चीज समझाई थी इसके बाद कि कोई भी सेल जो है उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज होते हैं सेल की ग्रोथ होना और सेल का डिवीजन होना। एक छोटा सा सेल एक तुम्हारे और मेरे जैसा बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है। कैसे? सेल डिवीजन से। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर हमने सेल साइकिल को डिफाइन किया था। तो सेल साइकिल को हमने ये बोला था कि सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। मतलब उन इवेंट्स क्या होते हैं जो एक के बाद हो रहे हैं, कुछ भी चीजें हो रही है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जहां पर सेल क्या करता है? अपना डीएनए डबल करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डबल करता है, और फाइनली डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में। उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है, और ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कौन सा फेज किसके बाद होगा ये फिक्स होगा। अगर सेल साइकिल की कोऑर्डिनेशन खराब होती है तो कैंसर हो जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? फिर हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल के पहले 2 फेज होते हैं। एक होता है एम फेज जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड करता है, दूसरा होता है इंटरफेज जो 2 एम फेज के बीच का है। 2 एम फेज के बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। कौन बताएगा क्यों? क्योंकि इंटरफेज में सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेस्टिंग फेज कहते हैं। फिर हमने इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किया है, G1, S और G2। G1 को हम कहते हैं गैप 1, एम फेज के बाद होता है इसलिए पोस्ट माइटोटिक। एस फेज से पहले होता है प्री सिंथेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? प्री सिंथेटिक। यस यस, यहां तक क्लियर है? ठीक है, जिसके पास नीट एडवांस है उसको मिल रही है इन्फिनिटी में। फिर से बुक का क्या करें बेटा? चंचल देख बेटे, वो एक ऑफरिंग है उसके साथ लेना है। ठीक है, कुछ और ऑप्शन करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में फुल स्क्रीन नहीं आ रही होगी बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आ जाओ।
एस फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज को प्री माइटोटिक कहते हैं, गैप 2 कहते हैं, यस और नो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइम। मैंने बोला था कि सेल साइकिल, अगर देखो सेल साइकिल का 95% टाइम कौन लेता है, इंटरफेस। एम फेज सिर्फ 5% टाइम लेता है। मतलब अगर आपसे मैं कहूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं, उन सब में डिवीजन चल रही है, मैक्सिमम सेल मुझे इंटरफेज में मिलेगा, क्योंकि सेल डिवीजन का जो टाइम है एम फेज वो बहुत कम है, सिर्फ 5% है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सही है। अब उसके बाद इंटरफेज में G1 S G2 में सबसे ज्यादा G1 में लगता है, फिर S में G2 में। मान लेते हैं एक सेल ले लेते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल है, उसकी सेल साइकिल 90 मिनट की होती है। ह्यूमन सेल कल्चर में, कल्चर का क्या मतलब होता है, किसी टेस्ट ट्यूब में, वो डिवाइड करता है किसमें, 24 घंटे में। क्या सारे ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करते हैं? नहीं। तो इसका मतलब सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, अलग अलग स्पीशीज का, या दो सेल सेम स्पीशीज का भी अलग अलग टाइम होता है। मेरी बॉडी के सारे सेल सेम टाइम पे डिवाइड नहीं करते, सेम मतलब 24 घंटे में डिवाइड नहीं करते। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हमने इसके आगे का कार्यक्रम शुरू करना है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ने की बात करी थी, चालू करें बेटा आगे, इसके आगे का चालू करें। रेडी सब लोग? टेस्ट प्लानर बेटा इस वीक में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, संदीप मौर्य। यस, मेरे पास मंथन इन्फिनिटी है, नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए। आशीष मैं बात करता हूं जो आपने देखा था, डोपा कब तक डिलीवर होगा, कुछ टाइम रुक जाओ। पूरे साल का टेस्ट प्लानर एक साथ मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा, पर हम लोग उसमें क्या करते हैं, टेस्ट का टॉपिक देते हैं, अगर कोई चैप्टर कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। यस, नेक्स्ट टेस्ट स्टार्टिंग से टेस्ट होगा है। विशाल मैंने आपकी देखी थी, पर आपने इमेज प्रॉपर नहीं भेजी, खींच के भेजना उसको, मतलब वो ऐसी थी, स्क्रीनशॉट टाइप का था। चलें चालू करें, आ जाएगा पर्व, ठीक है। नहीं बेटा स्टार्टिंग वाले नहीं होंगे, अभी पहले सेल साइकिल आएगा, उसके बाद फिर मेरे पास आगे आगे के टॉपिक आएंगे, बीच में जैसे हम कवर करेंगे फिर आएगा। यस, हाँ चलिए चालू करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ गए अब कोई बात नहीं, अब आपकी बातें क्या होगा, हमने क्या क्या पढ़ा है मुझे बताओ। सर आपने अभी पढ़ाया है कि कितना टाइम लगेगा इसमें। अब हम क्या पढ़ेंगे, चेंजेस पढ़ेंगे। किसमें चेंजेस पढ़ेंगे, कि मेरे पास ये जो जीवन फेज है ना, ये वाला, ये देखिए जीवन फेज, इसमें क्या चेंजेस होंगे, एस फेज में क्या चेंजेस होंगे, G2 फेज में क्या चेंजेस होंगे, ये मैं पढ़ने वाला हूं। मैं ये पढ़ने वाला हूं कि जीवन एस और G2 में क्या चेंजेस होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्लॉइडी। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, कि चेंजेस अकर इन फेज। इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, देखो इस बात का मतलब है, व्हाट आर द चेंजेस अकर इन G1 S एंड G2 फेज। इन तीनों फेजेस में कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहली बात चेंजेस दो जगह होते हैं। कौन सी दो जगह होते हैं बेटा, मान लो मैं आपसे कहूं चेंजेस दो जगह होते हैं, एक होते हैं साइटोप्लाज्म में और दूसरा मेरे पास होता है न्यूक्लियस में। तो G1 S और G2 में दो जगह चेंज दिखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन में चेंज दिखेगा और साइटोप्लाज्म में कुछ चेंज दिखेगा कि उसका साइज बढ़ रहा है, कुछ चीजें बन रही है। इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, ध्यान देंगे, आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, पहले समझो। आज हम पढ़ रहे हैं कि जीवन फेज में सेल में क्या चेंज होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लेते हैं ये सेल जो है, ये एक सेल था G2 का, इसने M फेज करी और M फेज से जो दो सेल बनाए, ये G1 फेज में है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन से चेंजेस होंगे। ये जो G1 फेज है ना बेटा, G1 फेज का जो सेल है उसमें कौन से चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस कहां होंगे, किसी को पता है? मैंने क्या बताया है, ये चेंजेस कहां होंगे, कौन बताएगा? दो जगह, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, इस दो जगह चेंजेस होते हैं नॉर्मली। यहां तक समझ में आ रही है? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रही है? बेटा आपने आज बैच ज्वाइन किया है तो आप मान के चलिए, मतलब एक वीक लगता है, आपने आज कल में किया तो एक से वीक से थोड़ा ज्यादा मतलब आपको बुक उगाने में लगेगा। इधर फोकस करिए भाई। सबसे पहले मुझे बताओ जीवन फेज कब आता है। सर इधर मेरी तरफ देखो, सारे बच्चे इधर देखो मेरी तरफ, कोई कहीं कोई कुछ नहीं लिखेगा,
उसमें भी ना लिखना। अब इधर मेरी तरफ देखो, ये एम फेज है। एम फेज में क्या हुआ है, एम फेज में क्या हुआ, 2 सेल बन गए, ठीक है। G1 फेज का मतलब है गैप 1, किसके बीच का गैप, एम फेज और एस फेज के बीच का गैप, ठीक है। गैप मतलब एक तरह का टाइम गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज सुबह 10 बजे मेरे पास एम फेज कंप्लीट हुआ है, तो एस फेज स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, शाम को 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो जो गैप लिया ना उसको कहते हैं G1 फेज। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज G1, इट इज ए टाइम गैप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इट इज ए टाइम गैप, टाइम गैप है किसके बीच में, बिटवीन एम फेज एंड एस फेज के बीच का, एस फेज और एम फेज के बीच का टाइम गैप है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अब क्या करते हैं, एस फेज में डीएनए डबल होता है, उससे पहले जीवन फेज में सेल खुद को क्या करता है, तैयार करता है, भाई डीएनए डबल करना है, तो सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ग्रोथ का क्या मतलब होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करना। तो ये जो सेल जीवन में है ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा। तो क्या होती है बेटा, ग्रोथ ऑफ सेल अकर, क्या होगी, ग्रोथ ऑफ सेल अकर। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां होती है, जीवन में होती है। तो ग्रोथ ऑफ सेल अकर का मतलब क्या होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे एंजाइम चाहिए। अगर मुझे ग्रोथ करनी है ना, समझो ध्यान से, अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो मुझे क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम चाहिए। क्यों चाहिए एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ही चीजों को यूज करने में मदद करेगा। लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर है, और जब भी एंजाइम काम करते हैं हम कहते हैं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा सेल। सेल कैसा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। कितने लोगों को पहली बात समझ में आई, जीवन क्या है, टाइम गैप है। जब एम फेज खत्म हुआ सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है, क्या बताओ जल्दी से, शाम को 4 बजे क्या स्टार्ट हुआ है, बताओ जल्दी से, मेरे पास एस फेज स्टार्ट हुआ है। तो उसके बीच का गैप जो है उसको अपने क्या बोल रहे हैं, जीवन कह रहे हैं, उसको अपने क्या बोल रहे हैं, जीवन बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, डीएनए रेप्लिकेशन और इसके बीच का गैप है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जीवन में होगा, सोचो, जीवन में होगी ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ा के। साइटोप्लाज्म बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, एनर्जी बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम। उसके लिए हम लिखेंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो जीवन फेज में क्या होगा बेटा, ये सारे प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं, ऑल प्रोसेस अकर, ये सभी प्रकार के प्रोसेस होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हम लिख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी प्रकार के प्रोसेस हमारे पास होते हैं। ये सभी प्रकार के क्या है, प्रोसेस हमारे पास होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, सभी प्रकार के प्रोसेस हमारे पास होते हैं। किसमें होते हैं बताओ जल्दी से, किसमें होते हैं, जीवन फेज में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, बताओ कमेंट में बताओ, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाना। व्हाट इज ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन ही क्या होती है, एंजाइम होती है। एंजाइम की वजह से ही क्या होती है, ग्रोथ होती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला अगर जो भी बच्चे नए हैं इस बैच में या पुराने हैं, ये वाला चैप्टर लाइव अटेंड करो। आपको रियलाइज होगा कि लाइव करना है कि नहीं करना। उल्टा सीधा डिसीजन मत बनाना पहले से ही, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, इसको याद करा दूं क्लास में और साथ के साथ इसके टेस्ट ले लो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दूं, है ना। यस, मेरा एक ही टारगेट है, सिलेबस जल्दी कराऊंगा, याद कराऊंगा, ताकि आपको लॉजिक सेट बैठ जाए। क्या नहीं समझ आया, अमर गुप्ता एक बच्चा है, उसने लिखा मैं गुप्ता, क्या नहीं समझ में आया, बता बेटा क्या नहीं समझ में आया। देख बच्चे, अगर तूने लिखा सर समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि पूरी जिंदगी भर समझ नहीं आया। तुझे ये लिखना पड़ेगा सर ये बात नहीं समझ में आई, बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। हाँ, रिकॉर्डेड देख ले, पिछले साल के देख ले, यूट्यूब से देख ले, कहीं से भी देख ले बेटा, है ना।
पेपर का इतना घटिया लेवल आ रहा है, अच्छा लेवल आएगा फिर डिफरेंस पता अपने आप चल जाएगा। वो इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है। बुक में गलत लिखा हुआ है बेटा, बुक में ये नहीं लिखा, तू समझ ध्यान से, बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। एक लिख रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन असाइनमेंट, कहां कौन सी बुक में लिखा है, कहां लिखा है ये? बुक में ये लिखा हुआ है कि G2 में ट्रांसक्रिप्शन होती है, पर ये नहीं लिखा जीवन में नहीं होती है। जीवन में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, बिना ट्रांसक्रिप्शन के नहीं होगा। और कोई डाउट है किसी का? मेटाबॉलिकली एक्टिव का क्या मतलब है? जैसे समझ ध्यान से, मेरे पास ये फोन है, इसके ऊपर एंजाइम काम कर रहे होंगे तो मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी। तो यदि कोई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसका मतलब एंजाइम काम कर रहे होंगे। एंजाइम क्या कर रहे होंगे? एनर्जी बना रहे होंगे, चीजें बना रहे होंगे ग्रोथ के लिए। और कोई चीज? सेल का टेस्ट थर्सडे को है। ऑल प्रोसेस अकर का मतलब क्या है? ऑल प्रोसेस कहां लिखा है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर टू मेक प्रोटीन। अब ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा? जैसे जैसे पूछता चलूं वैसे वैसे बताते चल रहा। हाँ बेटा, ट्रांसक्रिप्शन मैंने क्या लिखा है? इधर देख, मेरी तरफ देख। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? आरएनए फॉर्म होता है। क्या बनता है? आरएनए फॉर्म होता है। ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन फॉर्म होती है आरएनए से। तो मुझे बताओ जरा ध्यान से, एंजाइम क्या होते हैं? सर एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं। अगर एंजाइम है तभी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। तुम्हारी एनसीईआरटी सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव लिखती है, ग्रोथ लिखती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव लिखती है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनना मेरी तरफ से बात। आप मुझे बताओ, जब मैंने 24 घंटे की सेल साइकिल पढ़ाई थी तो उसमें से जीवन का टाइम कितना था? सर 8 से 12 घंटे का। इतना ज्यादा वेरिएशन किसी और में था? किसी और में इतना ज्यादा वेरिएशन था? यस और नो, ये बताना जरा। किसी और में इतना 4 घंटे का वेरिएशन किसी में था? नहीं था सर। ऐसा क्या होता है कि जीवन में, देखो जीवन में क्या हो रहा है ना, जीवन में हो रही है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। जैसे मान लो ये इसको ग्रोथ करनी है, इसको ग्रोथ करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, इसके अंदर का डीएनए वो सारे जरूरी एंजाइम बनाए जो ग्रोथ करने के लिए चाहिए। दूसरा, बाहर से न्यूट्रिशन चाहिए। तो यदि किसी सेल को ग्रोथ करनी है तो बाहर से क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिशन चाहिए। बाहर से अगर कोई चीज चाहिए तो वो फिक्स नहीं होती, अच्छे से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इन चारों फेज में सबसे ज्यादा वेरिएबल इन टाइम जीवन फेज होता है। बिकॉज जीवन फेज में ग्रोथ होती है और वो वाली ग्रोथ डिपेंड करती है किस पे? एक्सटर्नल चीजों पे। किस पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल चीजों पे। क्या मेरी बातें समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? बेटा वीडियो लैग नहीं कर रहा था, फोन आ गया मेरा। यस, हाँ मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इधर देखो भाई, ये वाली बातें समझ में आ गई?
ये वाली बातें समझ में आ गई? जल्दी बताओ। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मेरी बात सुनेंगे। जीवन में क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम बनाने पड़ेंगे। दूसरा, मुझे न्यूट्रिशन बाहर से चाहिए। जब भी चीजें बाहर पर डिपेंड हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? उसमें वेरिएशन आती है। तो मैं लिख सकता हूं कि जीवन फेज जो है, जीवन फेज जो है वो मोस्ट वेरिएबल होता है टाइम में। मोस्ट वेरिएबल, वेरिएबल समझ में आता है? इन टाइम, टाइम में सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है। बिकॉज एज मैक्सिमम ग्रोथ किसमें होती है? जीवन में। मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन जीवन, कहां हो रही है? जीवन में। एंड ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है? ग्रोथ डिपेंड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स पे। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड होती हैं। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मैं क्या करूंगा, मैं आपको इस साल ज्यादा लॉजिकल और पढ़ा दूंगा। बाकी लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं क्या करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ऑफलाइन में पढ़े थे चैप्टर और उनको साइक्लिन्स पढ़ाए गए थे, सीडी के पढ़ाए गए थे? किसी ने वर्ड सुने हैं साइक्लिन, सीडी के? आप चेक करना इस साल जाके नोट्स में बहुत सारे लोग ये भी पढ़ा रहे होंगे। वो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे डाटा। मैं लॉजिकल पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है पेपर टफ आने का मतलब लॉजिकल आएगा। यस, हाँ बेटा, जीवन में जो भी एंजाइम है वो काम करते हैं। यस, नहीं पढ़ा, अच्छी बात है बेटा, इसका मतलब तूने, हाँ वो नहीं पढ़ना हमने, साइक्लिन्स नहीं पढ़ने, अंशु नहीं पढ़ने। जो ऑफलाइन में कहीं पे वेरिएबल इन टाइम का मतलब क्या होता है? वेरिएबल इन टाइम का मतलब होता है 8 से 12 घंटे। 8 से 12 घंटे का टाइम है, मतलब 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अगर जल्दी जल्दी खाना मिलेगा सेल को, टाइम कम हो जाएगा। देर से मिलेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। हाँ नहीं पढ़ना बेटा, सीडी के साइक्लिन्स नहीं पढ़ना। एक दो बच्चों ने कभी पढ़ा होगा जीवन में, मैं मना कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं आपको, पेपर के हिसाब से मैं लेवल कहां आपको बढ़ा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने आप बढ़ा दूंगा, है ना, मैं अपने आप इंक्रीज कर दूंगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन रियलाइज होगा बढ़ा हुआ है लेवल हमारा। ठीक है, तो जीवन फेज क्या होता है? सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है टाइम में। दूसरी चीज, मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात। जीवन फेज में डीएनए का डैमेज रिपेयर करते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो मेरा ये स्किन सेल जीवन फेज में है, अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है, और वो कॉपी कब बनाऊंगा? एस फेज में। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? पहले बताओ, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है बेटा? पहले बताओ। हाँ ठीक है, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये समझो ध्यान से। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको वो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो मेरा ये स्किन सेल है, अब स्किन सेल पर यूवी रेस पड़ी, ये जीवन फेज में है इस वक्त। अब क्या हुआ? इसका डीएनए डैमेज हो गया। अब क्या करना है? इस सेल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए सेल एस फेज में एंटर करेगा। क्या डैमेज डीएनए की कॉपी बनानी चाहिए? नहीं। तो कोई भी सेल जिसका डीएनए डैमेज हो गया है वो पहले उसको रिपेयर करता है, कि उससे पहले उसकी कॉपी नहीं बनाता। एस फेज में डीएनए की कॉपी बनती है। कॉपी का मतलब होता है उसकी फोटो कॉपी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेज है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे पास ये पेज है, मुझे इस पेज की फोटो कॉपी बनानी है, लेकिन ये पेज पहले से डैमेज है। तो मैं अगर इसको ठीक नहीं करूंगा तो कॉपी भी तो डैमेज बनेगी। इसीलिए हम सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए डैमेज रिपेयर कहां होता है? कहां होता है? अकर इन जीवन फेज। जीवन फेज में डीएनए का डैमेज रिपेयर होता है। क्यों करेंगे समझ में आया? मान लेते हैं ये डीएनए है, इसकी कॉपी कब बनाऊंगा? एस फेज में। अगर ये डीएनए पहले से डैमेज है तो इसकी फोटोकॉपी भी तो गलत बनेगी। तो इसीलिए कोई भी सेल जिसमें डीएनए डैमेज है, उसके डीएनए डैमेज, अच्छा डैमेज कैसे हो जाएगा? यूवी रेस पड़ सकती है, तापमान से डैमेज हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, उसको ठीक किया जाता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं?
बेटा जो क्लास में पढ़ा रहा हूं ये नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी बेटा, यहां तक ये पॉइंट्स क्लियर है तो मैंने क्या बोला है, इट इज अ गैप बिटवीन एम फेज और एस फेज, पहला पॉइंट। ग्रोथ ऑफ सेल अकर होगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टू मेक प्रोटीन, है ना, आरएनए बनेगा या प्रोटीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीवन फेज मोस्ट वेरिएबल इन टाइम है। जीवन फेज क्या है, जीवन फेज जो है वो मोस्ट वेरिएबल इन टाइम है। मोस्ट वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए बाहर से चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो ये मेरे पास सेल है, मैं कह रहा हूं ये जीवन फेज में है, अब इसमें ग्रोथ कैसे होगी, साइज बढ़ के, साइज बढ़ाने के लिए इसके अंदर जो डीएनए है वो एंजाइम बनाएगा, उसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन जाएगा बाहर से। इसमें बाहर से क्या जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा। अब बाहर से न्यूट्रिशन चाहिए, अंदर उसको क्या है, डीएनए वगैरह है, ये दोनों चीजें चाहिए। अब अगर कोई चीज बाहर पे डिपेंड है, जैसे कोई और फेज बाहर पे डिपेंड नहीं होता, ना एम फेज होता है, ना G2 होता है, ना एस फेज होता है, वो बाहर से कुछ नहीं लेते उस फेज में, सिर्फ जीवन होता है जिसमें सेल बाहर से कुछ लेता है। तो जब बाहर से सेल कुछ ले रहा होगा तो बेसिकली क्या है, समझो ध्यान से, बेसिकली क्या होगा आप समझो, बेसिकली यहां पर क्या होगा, ये इसका टाइम वेरिएशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कई बार खाना मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा सेल को। अब क्या होता है बेटा, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स डबल इन जीवन, वो कहां होती है, डबल लिख के, डबल लिखेंगे, और सिंथेसाइज इन जीवन। जैसे मान लो एक सेल में 15 ER है, मैंने 40 बना दिए, कुछ एक सेल में चले तो मैं सिंथेसाइज लिखूंगा, सिंथेसाइज इन जीवन। ऐसा नहीं है कि मुझे 30 बनाने पड़ेंगे, मैं कह रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लेते हैं 15 है, मैंने 40 बना दिए, जरूरी नहीं है दोनों में बराबर बैठू भेजूं, पर कुछ तो भेज दूं। तो जो नई ऑर्गेनल्स होती हैं, ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम्स हो गए, और भी चीजें होंगी, वो सब कहां बनती है, जीवन में बनती है। यहां तक क्लियर है बेटा? कुछ ही बच्चों को साउंड क्रैक हो रही है, सबको नहीं होती बेटा। चेक पॉइंट पे मैं अलग से आऊंगा, अभी नहीं, चेक पॉइंट पे अलग से आऊंगा। यहां तक क्लियर है? पुष्कर डाउट लिख बेटा, तेरे डाउट देखने के लिए मैं पीछे कमेंट में नहीं जा पाऊंगा, माफी चाहूंगा। बेटा सेल ऑर्गेनल्स का पॉइंट इसलिए समझ नहीं आया कि तू मुझे एक चीज बता, एक सेल है उसको डिवाइड करके 2 सेल बनाने, तो हमें डिवाइड क्या क्या करना है, एक तो क्रोमोसोम डिवाइड करनी है, उसके अलावा मुझे क्या भेजना है उसके पास, उसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म भी भेजना है। तो खाली साइटोप्लाज्म जाएगा नहीं, कुछ ऑर्गेनल्स भी जाएंगे। तो जो भी ऑर्गेनल्स होती है उनको डबल, हम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स को डबल जीवन में करते हैं, जैसे ER हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, इन सबको हम जीवन में डबल करते हैं। ठीक है, CD के नहीं पढ़ना बेटा, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आगे। यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं, जीवन फेज को ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। जीवन को कहते हैं गैप 1, गैप किसके बीच का, M और S के बीच का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जीवन फेज में मेनली ग्रोथ होती है। अब ये ग्रोथ कैसे होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ा के, इसके लिए सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है। क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल जीवन में डबल होती है। जीवन फेज में डीएनए को डैमेज रिपेयर करते हैं, क्योंकि क्या होगा, डैमेज डीएनए की कॉपी नहीं बना सकते एस फेज में। क्लियर है? उसके अलावा बेटा आपको यह ध्यान रखना है कि जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स को डबल किया जाता है, साइटोप्लाज्म को बढ़ाया जाता है। यहां तक क्लियर है? आगे चल सकते हैं बेटा। डीएनए डैमेज कैसे हो जाएगा, आप अभी यहां खड़े हो, इस पे यूवी लाइट पड़ जाए तो डीएनए डैमेज हो जाएगा, है ना। डीएनए डैमेज होने की वजह से कैंसर हो सकता है। यहां सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनल बनाना। जैसे सेल ऑर्गेनल की सिंथेसिस हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि नया ER, न्यू ER, गोल्जी कहां बनाएंगे, फॉर्म इन जीवन फेज। जीवन फेज में नया ER और गोल्जी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया?
यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? आगे चले बेटा। यूवी रेस पढ़ता है पर जरूरी नहीं कि म्यूटेशन करे। पहला फेज हमने पढ़ लिया, जीवन फेज। जीवन फेज सबको समझ में आ गया, तो हम लोग आगे चल पाएंगे और हम पढ़ेंगे कि एस फेज में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला अगर आपने लिख लिया है तो हम एस फेज की बात करेंगे और G2 की बात करेंगे। पॉइंट वाइज लिखो, ध्यान से समझो, चीजों को याद करना हमने ऐसे ही। बेटा सेल साइकिल के टेस्ट से पहले एक डाउट सेशन होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं। नेक्स्ट डाउट सेशन आपका सेल साइकिल के टेस्ट से पहले होगा, जिसमें हम लोग सारी बातें करेंगे, या सेल साइकिल खत्म होने के बाद। सौरभ शर्मा प्लीज आप अधूरी नॉलेज को यूज ना करें। मैंने क्या बोला है, डीएनए डैमेज हो जाता है। डैमेज का मतलब उसका कोई पार्ट म्यूटेट हो जाता है। जीवन फेज में कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की। अगर नहीं ठीक हुआ तो कैंसर होता है। जैसे तेरी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम रोक नहीं पाया। ऐसे ही होता है। हमारे यहां डैमेज रिपेयर है। यस, थर्सडे को बेटा सेल का है, टेस्ट है। टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट की 3 लाइनें समझा दीजिए। पहली लाइन ये है, जीवन फेज का टाइम, जीवन फेज का जो टाइम है, देखो बेटा तुम राइटिंग के पीछे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। जीवन फेज का टाइम सबसे ज्यादा वेरिएबल है। 8 से 12 घंटे लिखा है 24 घंटे में से। वेरिएबल मतलब वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, मैक्सिमम ग्रोथ यही होती है जीवन में, और ग्रोथ डिपेंड करती है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर में। अब आप ध्यान से सोचो, एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा मिलते थोड़ी रहेंगे। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, क्या एक्सटर्नल फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं? नहीं, बदलते रहते हैं। इसीलिए ग्रोथ वेरिएबल है। दूसरा, डीएनए डैमेज रिपेयर कहां होती है? जीवन फेज में। मोस्ट सेल ऑर्गेनल डबल करती, डबल मतलब मोस्टली जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम्स, ये सब डबल कहां होते हैं? जीवन फेज में। क्लियर है? अब हम आते हैं एस फेज की तरफ, आ जाओ। एस फेज का क्या नाम है? एस फेज को कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, इसमें क्या होता है? डीएनए डबल होता है। मेरी तरफ देखेंगे, मान लीजिए सेल साइकिल है मेरे पास, ये बना रहे हैं ऐसे। ये मेरे पास फेजेस हैं, ये एम है, ये G1 है, ये एस है, ये G2 है। ठीक है, एस फेज को मैंने क्या बोला है? सिंथेटिक फेज की बात कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। एस फेज को मैंने क्या बोला है? सिंथेटिक फेज बोला है। एस फेज को मैंने क्या बोला है? सिंथेटिक फेज बोला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा। एस फेज को हमने क्या बोला है? सिंथेटिक फेज बोला है। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या सिंथेटिक फेज है जरा समझते हैं एक बार। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा। एस फेज में हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होती है किसी भी सेल में? बेटा देखो, हमारे पास ये डीएनए है, मेरी तरफ देखना ध्यान से। मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए को मैं डबल करता हूं। तो डबल ऐसे करता हूं, मैं डीएनए को ऐसे खोल लेता हूं ऐसे, और फिर उस पर नया डीएनए बना देता हूं। तो मैंने क्या किया? डीएनए डबल कर दिया, कॉपी बना दिया ऐसे। तो फाइनली मेरे पास क्या होता है? इस तरीके से डीएनए डबल हो जाता है। इस तरीके से डीएनए डबल हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? इस तरीके से डीएनए डबल हो जाता है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एस फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज का मतलब, इसमें क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर कहां होती है? इनसाइड न्यूक्लियस। कहां होगी? इनसाइड न्यूक्लियस। किसमें? ऑल यूकैरियोटिक सेल में। सारे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए डबल होता है। कब होता है हमारे पास? इनसाइड न्यूक्लियस होता है। कब होता है? एस फेज में होता है। पहली बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, एनिमल सेल में क्या होता है बेटा? एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सेंट्रियोल। हमारे पास सेंट्रियोल गेट डबल, सेंट्रियोल डबल हो जाता है मेरे पास। किसमें? एनिमल सेल में। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब हमारे पास
ये स्ट्रक्चर था सेंट्रोजोम, एक्चुअल में सेंट्रोजोम डबल होता है, ये आपको दिख रहा है, ये सेंट्रोजोम है। ऐसे ही सेंट्रोजोम ये है, तो ये जो सेंट्रोजोम है जिसमें ये दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर लगे हैं, ये सेंट्रोजोम डबल हो जाते हैं, ये सेंट्रोजोम क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और ये कब हुआ है बेटा, एस फेज में हुआ है। ये अभी जीवन फेज में है, और ये मेरे पास क्या हुआ है, एस फेज में। एस फेज में ऐसा हुआ, ये डबल हो गया। तो जो G2 फेज है उसमें यहां पर कितने सेंट्रोजोम है, एक। यहां पर G2 फेज में कितने सेंट्रोजोम हो जाएंगे, दो, क्योंकि एस फेज में ये डबल हो गया। आप समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इस एक को कहते हैं सेंट्रियोल। जब दो लगे रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम डबल हो जाता है कब, एस फेज में। और किसमें होता है, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, सेंट्रियोल गेट डबल। क्या ये बात समझ में आई है सबको, क्या ये वाली बात समझ में आई है? डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस होता है, यस। पर्व कुमार, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप 3.0 में हैं या 2.0 में हैं, सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा। 3.0 में सेल अगले वीक में स्टार्ट भी करेंगे हम, पर वो इवनिंग में करेंगे, ताकि आपका सिलेबस भी 2.0 के साथ ही हो। किसी बच्चे को कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं दिया जाएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकली गलत है वो कि वो नहीं करेंगे आपके साथ कुछ ऐसा, ठीक है? यस बेटा, एनसीईआरटी ने, एक बच्चा कह रहा है सर सेंट्रियोल की जगह सेंट्रोजोम लिखो, पर एनसीईआरटी ने सेंट्रियोल लिखा, इसलिए लिख रहा हूं। और वो कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। जैसे ये जगह क्या है बेटा, दिस लोकेशन इज क्या है, दिस लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। किसका साइटोप्लाज्म है, किसका साइटोप्लाज्म है, एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में देखो मैंने क्या लिखा है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, किसमें, सभी सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब में। एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेंट्रियोल जैसी चीज डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, सेंट्रियोल डबल हो जाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं सेंट्रियोल क्यों डबल हो रहा है, सेंट्रियोल क्यों डबल हो रहा है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मेरी बात सुनो। जब आपने डिसाइड कर लिया आपको ड्रॉप करना है, तो आपने एक बैच परचेज किया, उसके साथ कॉपी खरीदी, पेन खरीदा, बाकी चीजें ली। इसका मतलब क्या, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो अब साल भर आप उसी पे लगे हुए हो। अगर एक बार सेल एस फेज में एंटर हो जाता है तो ये फिक्स हो जाता है कि उसको अब डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस फेज कब स्टार्ट होता, अभी लिखूंगा, अभी मैं लिखूंगा भी इस बात को, पर आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, एस फेज में हमारे पास डीएनए डबल हो जाता है, जैसे डीएनए आपको दिख रहा है ऐसे डबल हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल, जिसे एक्चुअल में सेंट्रोजोम बोलते हैं, दो सेंट्रियोल, वो डबल होते हैं, पर वो होता है एनिमल सेल में। तीसरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन हो गया है कि अब सेल को डिवाइड करना है, डीएनए डबल करना है, उस डबल डीएनए को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन यहां बनती है। सर एक बात नहीं समझ में आई, जीवन में भी प्रोटीन बन रही थी, हाँ सर। एस में भी प्रोटीन बन रही है, हाँ। G2 में भी बनेगी, पर ये तीनों प्रोटीन अलग अलग हैं। जीवन फेज में जो प्रोटीन बनी वो ग्रोथ के लिए थी। एस फेज में जो प्रोटीन बन रही है ये वो प्रोटीन्स हैं जिसके ऊपर डीएनए को लपेटा जाएगा, ऐसे, ये हिस्टोन्स हैं। अब क्योंकि डीएनए डबल हो गया है, पहले एक हिस्टोन से काम चल रहा था, मतलब हिस्टोन से काम चल रहा था, अब हिस्टोन का नंबर भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि डीएनए डबल हो गया है। डीएनए कौन से फेज में डबल हो रहा है, एस फेज में। तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होगी, अकर इन सिंथेसिस अकर इन एस फेज। एस फेज में हिस्टोन नाम की प्रोटीन बनती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या जीवन फेज में प्रोटीन बन रही थी? हाँ बन रही थी, पर किस लिए बन रही थी, ग्रोथ के लिए। क्या एस फेज में प्रोटीन बनेगी? बिल्कुल बनेगी, पर किस लिए बनेगी, उस पे डीएनए को लपेटना पड़ेगा। जैसे एक प्रोटीन होती है हिस्टोन्स, उस पे डीएनए लपेटा जाता है। मैं थोड़ा सा पिक्चर से दिखाता हूं, आपको खुशी होगी ये जान के कि हिस्टोन कैसे दिखती है। देखेंगे मेरी तरफ, मेरे पास ये डीएनए था, पहले मेरे पास ये डीएनए था, ये डीएनए इस पर लपेटा हुआ होता है। किस पे लपेटा होता है, ये री प्रोटीन हिस्टोन्स, ये री प्रोटीन हिस्टोन्स इस पर लपेटा हुआ होता है। ये डीएनए, ये जो डीएनए होता है ये इस पर लपेटा हुआ होता है ऐसे।
डबल स्ट्रैंड डीएनए इस पर लपेटा होता है। अब हमने कहा कि मेरे पास डीएनए डबल हो गया, अब मेरे पास क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया है। तो मुझे बताओ क्या मुझे हिस्टोन्स भी डबल नहीं चाहिए? अब एक हिस्टोन इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो मुझे ये भी तो डबल चाहिए, ये वाली हिस्टोन जिन पे इसको लपेटा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये देखो, इस पर ये लपेटा हुआ है, तो ये भी तो मुझे डबल चाहिए। ये है हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स वो प्रोटीन होती हैं जिस पर डीएनए जो होता है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है वो लपेटा हुआ होता है। लपेटा मतलब उसको, उसके ऊपर उसको लपेटा जाता है, हिस्टोन्स है। तो ये मेरे पास G1 फेज है, और ये कहां हो रहा है, ये S फेज में हो रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, बताओ? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? G2 में क्या डबल होगा वो बाद में बात करेंगे। S फेज में एंजाइम काम करेंगे, यस। सेंट्रियोल क्यों डबल हुए, मेरी बात समझ ध्यान से। ये सेंट्रियोल क्यों डबल हुए हैं? क्योंकि सेंट्रियोल भी एक तरह की प्रोटीन होती है, ये आगे सेल को डिवाइड करने में मदद करेगा। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तूने जब डिसाइड कर लिया है कि सर मेरे को ड्रॉप करना, अगले साल एग्जाम देना है, तो क्या तूने उसके लिए जरूरी चीजें इंतजाम करी? हाँ करी। एक बार सेल एस फेज में एंटर कर जाता है, देन इट हैज टू डिवाइड। एक बार सेल एस फेज में एंटर करता है, देन इट हैज टू डिवाइड, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन से रिलेटेड जो जरूरी कुछ चीजें वो बना लेता है। पहला, सेंट्रियोल नाम की प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी स्पिंडल बनाने के लिए, वो क्या करता है, एस में ही बना लेता है। उसके अलावा जब डीएनए डबल हो गया तो उसको लपेटना पड़ता है, लपेटने के लिए हिस्टोन बना लेते हैं। अब बाकी का काम हम G2 में करेंगे, जो जो चीजें जरूरत है। जैसे अब क्या है मेरे पास, देखो अब क्या है मेरे पास, इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो, हमारे पास डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है। इस कम कंडेंस को कहते हैं यूक्रोमेटिन, और ज्यादा कंडेंस को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये बात कितने लोगों को पता है? यूक्रोमेटिन क्या होता है? लेस कंडेंस डीएनए, और ये क्या होता है? मोर कंडेंस डीएनए। अब मुझे बताओ, मेरी बात सुनना ध्यान से, इन दोनों को खोलना पड़ेगा, मतलब दोनों को खोलना पड़ेगा। बोथ नीड टू बी ओपन, दोनों को खोलना पड़ेगा फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। किसको खोलना ज्यादा आसान है? जो कम कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस है? लॉजिकली सोचना। जैसे हम लोग क्या पढ़ाते हैं, हम ये कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में सारा डीएनए डबल होता है, एक बार जरूर डबल होता है। जैसे मेरे पास डीएनए कैसे होता है, पहले समझ ध्यान से। मेरे पास ये डीएनए है, कुछ डीएनए ज्यादा कंडेंस होता है, कुछ कम कंडेंस होता है। तो जो ज्यादा कंडेंस मतलब ज्यादा पास होता है, उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन, और जो कम कंडेंस होता है उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। समझ आ रहा है? उल्टा बोल दिया मैंने। जो ज्यादा कंडेंस होता है उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो कम होता है उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए को खोलना पड़ता है। किसको खोलना ज्यादा आसान है? किसको खोलना ज्यादा आसान है? जो कम कंडेंस है या ज्यादा कंडेंस है? लेस कंडेंस वाले को। तो एस फेज में किसकी डीएनए रेप्लिकेशन पहले होगी? जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये डीएनए है, इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये यूक्रोमेटिन है। अच्छा, ये यूक्रोमेटिन है, मेरी बात समझ में आ रही है? यूक्रोमेटिन है, ठीक है। और ये ज्यादा वाला कौन सा है? ये हेट्रो है। अब मुझे सोच के बताओ किसको खोलना आसान है? हेट्रोक्रोमेटिन है ना ये। सर किसको खोलना आसान है? यूक्रोमेटिन को। खुलेंगे दोनों। तो हम ये लिख रहे हैं बेटा, यहां पर ध्यान सुनेंगे, हम यहां लिख रहे हैं कि एस फेज में यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट फर्स्ट देन हेट्रोक्रोमेटिन। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? जिसको खोलना मुश्किल है उसका डबल बात थोड़ा लेट करोगे ना। कितने लोगों को यह बात समझ में आई?
कि हम पहले किसको रेप्लिकेट करेंगे, यूक्रोमेटिन को, किसके कंपैरिजन में, देन हेट्रोक्रोमेटिन। कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि यूक्रोमेटिन को पहले रेप्लिकेट करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन के कंपैरिजन में? क्यों? क्योंकि डीएनए हमेशा कंडेंस फॉर्म में होता है, ये यूक्रोमेटिन है। फिर ज्यादा कंडेंस को हम कह रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन। किसको खोलना आसान है? ये यूक्रोमेटिन है। और ये वाला क्या है सर? ये हेट्रो है। किसको खोलना आसान है सर? यू वाले को। तो पहले रेप्लिकेट किसे करोगे? यू वाले को। यस। प्रभु श्वेता बेटा क्या पढ़ती है तू? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? मैं लिख रहा हूं सेंट्रियोल। मैं कह रहा हूं डबल सेंट्रोजोम होता है। ये एक सेंट्रियोल है, यहां पर दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों को मिला के सेंट्रोजोम कह रहे हैं। ये सेंट्रोजोम डबल होता है। एनसीईआरटी उसको सेंट्रियोल ही लिख रही है, वही लिखा मैंने। और सेंट्रियोल डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिसाइड हो चुका है कि अभी हमें डिवाइड करना है, डिसीजन हो चुका है। मेरी बात समझो ध्यान से, ध्यान सुनेंगे। एक स्टेटमेंट आपको जरा लिखते हैं, तो आपको G2 फेज से पहले बता देते हैं। देखो, मुझे बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। दो स्टेटमेंट है, दोनों ठीक है, एक ठीक है। कौन सी ठीक है? कौन सी ठीक है? पढ़ो। नहीं बेटा, एस फेज नहीं रुकता है। अरे यार कितने बेवकूफ बच्चे हैं यार, ये समझ क्यों नहीं रहे हैं कि सेंट्रियोल डबल एस फेज में हुआ है? डायग्राम में कहां लिखा है? मुझे एक चीज बता जरा, मुझे एक चीज बता जरा, तू खाना अभी खा रहा है तो खाना उसके बाद कहां होगा? पेट में होगा ना। खाना खा रहा है तो उसके बाद कहां होगा? पेट में। अगर कोई चीज एस फेज में डबल होगी तो G2 में वो डबल हुई भी मिलेगी ना। डबल हो कब कब रही है? अरे बोलो। G1 फेज में एक सेंट्रोजोम है, G2 फेज में दो सेंट्रोजोम है। डबल कब हुआ है? एस फेज में। तो क्या एस फेज में डबल हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो सकता है एस फेज पूरा होने से पहले डबल ही हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अरे बोलो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, अगर आपने नीट एडवांस सही से प्रैक्टिस करी है चैप्टर का। अब मेरी बात सुनो। अब ये दो स्टेटमेंट लिखी है। सेल एंटर इनटू एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। एज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, सेल एंटर इनटू एस फेज। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? दोनों या पहली? बोथ ट्रू। फर्स्ट, सेकंड और दोनों ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और उसके बाद बताना। मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले पहली लाइन, सेल के अंदर फेज जैसा कुछ नहीं होता। जैसे तेरी उम्र में ना कोई फेज नहीं है। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन तेरे को बोला जाएगा तू अब यंग एज से एडल्ट एज में आ गया है। ऐसा कोई नहीं चीज होती है। लाइफ लगातार चलती रहती है, फेज हमने बनाए हैं। ऐसे ही क्या है, सेल में चेंजेस लगातार चलते रहते हैं, फेज हमने बनाए हैं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। सेल एस फेज में पहले एंटर करे, फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करे, ऐसा नहीं होता। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा हम मान लेंगे वो एस फेज में आ गया। समझ इस बात को। ऐसा थोड़ी है कि सेल बैठा हुआ है, वो घुस रहा है कहीं पर, ऐसा नहीं होता। सेल तो अपनी जगह ही है ना, उसके अंदर चेंजेस चल रहे हैं। मैंने देखा कि यदि किसी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब वो एस फेज में आ गया। मैंने देखा कि किसी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई तो वो G2 फेज में आ गया। अरे समझ आया नहीं आया?
बेटा G2 फेज में डबल है ऑलरेडी, S में डबल हो रहा है। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं कि फेज जैसा कुछ नहीं होता, चेंजेस को फेजेस का हमने नाम दिया है। एस फेज की शुरुआत डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट से होती है। एस फेज कंप्लीट हो जाता है जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है। यहां तक समझ में आ रही है? इस हिसाब से ज्यादा करेक्ट ये है, एज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सेल एंटर इनटू एस फेज, ये ज्यादा करेक्ट है। ऑल्दो पहली स्टेटमेंट बहुत गलत नहीं है, सेल एंटर इनटू एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, पर नहीं, सेल जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है वो एस फेज में है, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन पूरी करता है वो किस में आ जाएगा? G2 में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनेंगे, मैं अगर आपसे कहूं डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, सेल किस फेज में है, क्या बोलोगे? G2 फेज में। मैं आपसे कहूं सेल में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, किस फेज में? एस फेज में। अब समझ में आया? अब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ, हमने दो तीन बातें सीखी। सबसे पहले इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, एस फेज की शुरुआत, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत, एस फेज कंप्लीट जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब सेल G2 फेज में तब तक नहीं जाएगा जब तक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। समझ आ रहा है? उसी दौरान सेंट्रियोल भी डबल कर लेते हैं, हिस्टोन बना लेते हैं। दूसरा, जब डीएनए डबल कर रहे हैं तो डीएनए डबल करने का क्या मतलब है? सुन ध्यान से, ये डीएनए है, ऐसा नहीं कर सकते कि इतने हिस्से की दो बार कॉपी बना दें। पूरे डीएनए की कॉपी बनानी है सिर्फ एक बार, सही है? उसमें से कुछ डीएनए ज्यादा खुला होता है, कुछ कम खुला हुआ था, ज्यादा कंडेंस होता है। तो जो खुला हुआ है थोड़ा सा, यू क्रोमेटिन है, उसको खोलना आसान है, तो ये पहले डबल होगा, ये बाद में होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इतने हिस्से की मल्टीपल कॉपी बना दे। समझ आ रहा है? प्रिंस एस गलत नहीं है, पर तुम समझ नहीं रहे हो। सेल एंटर इनटू एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट इज नॉट प्रॉपरली करेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि सेल कूद के आया एस फेज में, सेल में तुझे कुछ दिखेगा ही नहीं क्या चल रहा है। तुझे फेज कैसे बताने हैं? डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव है, डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है, इससे फेज पता चलता है। सेल बताता थोड़ी है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सेल कहीं घुस रहा है, कहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल अपनी जगह ही है। हमें कैसे पता चलेगा? चेंज के थ्रू। यस, हाँ, डीएनए जो खुल जाता है वो आगे जाके बंद होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसको एक साइकिल की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहिए। मैं तेरे को दिखा देता हूं, जैसे तुम्हारे को कैसे दिखेगा डीएनए, मैं आपको समझाता हूं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इस वाले डायग्राम को हटा देंगे, इस वाले को हटा देंगे, आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे G2 फेज भी बताऊंगा अभी आपको। ये वाला लिख लो पहले एक बार, G2 फेज लिख देता हूं, फिर आपको वाला डायग्राम भी समझा देता हूं। G2 फेज में क्या होगा? ये गैप है, ये किसके बीच का गैप है? गैप बिटवीन एस फेज एंड एस फेज। मेरी बात सुनो, मैं एस फेज ना लिख के एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन लिख दूं, एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन लिख दूं? मेरे को बताओ जरा। एंड स्टार्ट ऑफ एम फेज। एम फेज का मतलब माइटोसिस के स्टार्ट के बीच का गैप है। अब इसमें सेल क्या करता है बेटा? प्रिपरेशन करता है। सेल क्या करता है? प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। अब उसको क्या बनानी है? एक प्रोटीन बनानी है जिससे स्पिंडल फाइबर बनेंगे। तो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर। और कौन सी प्रोटीन बनती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करेंगी? कौन बताएगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करेगी? कौन बताएगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है बेटा? दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। यही स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। तो स्पिंडल फाइबर के लिए रिक्वायर है, रिक्वायर फॉर स्पिंडल फाइबर। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसके लिए रिक्वायर है बताओ बेटा? रिक्वायर फॉर स्पिंडल फाइबर, रिक्वायर फॉर स्पिंडल फाइबर।
कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जीवन में प्रोटीन बन रही है, हाँ, पर वो अलग प्रोटीन है। G2 में कौन सी प्रोटीन बन रही है? सेंट्रियोल और हिस्टोन जीवन में, सॉरी एस में। और G2 में कौन सी प्रोटीन बन रही है? ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों चाहिए? ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाती है, स्पिंडल फाइबर जिससे क्रोमोसोम अलग होंगे। यस, स्पिंडल फाइबर। अब बेटा डीएनए ज्यादा कंडेंस और कम कंडेंस क्यों होता है? क्योंकि उसके हिसाब से उसमें जीन होती है, यहां जीन नहीं होती है, इसमें जीन होती है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी है या डीएनए रेप्लिकेशन करनी है तो डीएनए खोलना पड़ता है, तो इस पे जीन नहीं रखी जाती है, हेट्रोक्रोमेटिन पे जीन नहीं होती। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन करते वक्त इसे भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है? गैप बिटवीन एस फेज, एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड स्टार्ट ऑफ एम फेज। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, इसमें भी साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी इसमें भी, और कुछ ऑर्गेनल्स, कौन सी ऑर्गेनल्स? सम ऑर्गेनल्स। कौन सी? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वो यहां बनते हैं। सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, काम चला ले भाई। ऐसा ही होता है, चीजें आसानी से नहीं मिलती है ना। साफ राइटिंग हो गई तो मास्टर थोड़ी हुए फिर वो क्लास के वो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए जिनको लोग इंटेलिजेंट ही समझते रहते हैं जिंदगी भर। इलॉजिकल। आ जाओ। हाँ, नहीं हटा नहीं सकते, जीन नहीं है तो हटा नहीं सकते। वॉइस ठीक है बेटा, एक बार थोड़ा सा देखता हूं बढ़ सकती है क्या, एक बार चेक कर लेता हूं क्या क्या हो रहा है G2 में, बताओ। हाँ थोड़ी बढ़ सकती है। G2 में क्या क्या हो रहा है बताओ जल्दी से बेटा, G2 में क्या क्या हो रहा है बताओ जल्दी से। G2 इज गैप बिटवीन किसके बीच में? एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और किसके बीच में बताओ? G2 इज गैप बिटवीन किसके बीच में? एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और एम फेज के बीच में। ठीक है सर। G2 में क्या कर रहा है? सेल तैयारी कर रहा है, किसकी? एम फेज की। एम फेज की क्या तैयारी चाहिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एम फेज की क्या तैयारी चाहिए? एम फेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? स्पिंडल फाइबर बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए? ट्यूबुलिन, वो बना के रख लो। ट्यूबुलिन कैसा है? जैसे मोती होता है ना, बाद में उसकी माला बनाएंगे, तो ट्यूबुलिन बना के रख ली हमने साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म यहां भी ग्रो करता है। ठीक है, अच्छा आपकी एनसीईआरटी पढ़ के ऐसा लगता है कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म G2 में ग्रो कर रहा है, नहीं। मोस्ट ग्रोथ जो होती है वो जीवन में होती है। G2 में भी साइटोप्लाज्म बढ़ता है, पर मोस्ट ग्रोथ कहां होती है बेटा? हमारे पास जीवन में होती है। दूसरा, कुछ ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और देखो, मोस्ट ऑर्गेनल जीवन में डबल होती है, कुछ ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डबल होते हैं किसमें? G2 में। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ठीक है, यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया, जल्दी बताओ। अब वॉइस नहीं क्रैक कर रही है बेटा, तो ठीक किया। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तीनों में चल रही है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई ऐसी ऑर्गेनल बता सकते हो जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होती है जिसमें आरएनए बनता है? एक ऐसी ऑर्गेनल के नाम बताओ जिसमें आरएनए बनता है। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जीवन में भी होगा, G2 में भी होगा और एस में भी होगा। न्यूक्लियोलस एम फेज में नहीं होता, इसका मतलब एम फेज में प्रोटीन नहीं बनती। अगर मैं आज आपसे सवाल पूछूं कि प्रोटीन कौन सी फेज में नहीं बनेगी,
मान लो आपसे एक सवाल पूछ दूं मैं, प्रोटीन कौन से फेज में नहीं बनेगी, मैं क्वेश्चन दे दूं आपको। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियोलस नॉट प्रेजेंट इन, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ए G1, बी एस, सी G2, D M। तो न्यूक्लियोलस कौन सी ऑर्गेनल है जहां पर आरआरएनए बनता है, और ये किसमें नहीं होता बेटा, ये एम फेज में नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से कैसे दे सकता हूं, ऐसे मैं लिख सकता हूं प्रोटीन सिंथेसिस नॉट अकर इन, क्योंकि मैंने इसको प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेट कर लिया, G1 S G2 और M, तो मैं यहां पर फिर से क्या मार्क करूंगा, M। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है, समझ में आया नहीं आया? जो भी प्रोटीन चाहिए थी वो मैंने कहां बना ली, G2 में बना ली, कुछ S में बना ली। क्या मैंने G1 में भी प्रोटीन बनाई है? हां। अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं मान लो एक और क्वेश्चन दे दूं, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन ए G1 and G2, B G1 S and G2, C G1 and S, D G1 and M। ये क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, ये देखो, G1 and G2, B S and G2, C G1 S G2 D M। अब देखो, अगर प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो इन सब में होगा, सही है, लेकिन अगर एम फेज के लिए जो प्रोटीन चाहिए, एम फेज का मतलब सेल डिवीजन, एम फेज का क्या मतलब है, सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, कौन से फेज में डिसाइड हुआ है कि सेल को डिवाइड कराना है, एस फेज में, एस और G2 में बनती है। अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो आंसर आएगा G2। अगर इसमें अकेला क्वेश्चन होता ना, G2 लिखा होता, तो मेरी बात समझो, G1 S G2 में तीनों में प्रोटीन बनती है, पर डिसीजन कब हुआ था कि सेल को डिवाइड कराना है, एस फेज में। तो सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए वो एस और G2 में बनती है। एस में सेंट्रियोल डबल होते हैं, स्टोन डबल होते हैं, और G2 में बाकी की प्रोटीन बनती है। कितने लोगों को ये समझ में आया? नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया G2 में बनता है बेटा। मोस्ट ऑर्गेनल डबल इन G1 बट सम ऑर्गेनल डबल इन G2। क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अब देखो, वॉइस चेक करो एक बार, सही आ रही है? वॉइस ठीक आ रही है तो आगे कर सकते हैं हम लोग। अब ठीक है, वॉइस ठीक है? चलो मैं रिपीट कर देता हूं। जीवन में क्या होती है, ग्रोथ होती है, प्रोटीन बनती है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है मैक्सिमम अमाउंट में, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है। एस फेज में सेंट्रियोल डबल होता है पर एनिमल सेल में। एस फेज में हिस्टोन बनती है। यू क्रोमेटिन पहले डबल होता है हेट्रोक्रोमेटिन के कंपैरिजन में। G2 में क्या होता है, सेल तैयारी करता है एम फेज की, क्या, ट्यूबलिन नाम की प्रोटीन बनाता है। कुछ ऑर्गेनल्स डबल करता है, ऑर्गेनल्स के नाम तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं लिखती। उसके अलावा वो क्या करता है बेटा, वो ग्रोथ भी करता है, थोड़ी बहुत साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोलस कौन से फेज में होता है, G1 S G2 में होता है। एम फेज में न्यूक्लियोलस नहीं होता, या इसका मतलब एम फेज में प्रोटीन नहीं बनती। अगर आपको ये सब कुछ आ गया है तो ठीक है, ठीक है।
कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है इस टॉपिक को, उसको मजा आ रही है, या दूसरी बार पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ा था, उसको ऐसा लग रहा है हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं? यस, ऐसा लग रहा है बेटा कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं। लास्ट वन वाले में जीवन क्यों नहीं, मैं बताता हूं जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है सेल डिवीजन के लिए। मेरी बात सुन ध्यान से, कब डिसाइड हो जाता है एम G1 SG2, कब डिसाइड होता है कि सेल को डिवाइड करना है? एक मैं लाइन लिखता हूं, ध्यान से सुनो, उस लाइन को पकड़ के चलेंगे। स्टेटमेंट 1, वंस सेल एंटर इनटू एस फेज, इसका क्या मतलब हुआ? इट हैज टू डिवाइड। जैसे तुम्हारे घर में आलू काट लिए तो सब्जी बनेगी, अब रोक नहीं सकते, इट हैज टू डिवाइड। तो यहां आलू क्या है? डीएनए है, डबल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, दूसरा बेटा, दूसरा समझ आ रहा है? इसका मतलब डिसीजन टू डिवाइड और नॉट टेक प्लेस इन G1। डिसीजन डिवाइड करने का और नहीं करने का वो जीवन में लिया जाता है, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो एस फेज में चलेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जीवन में लिया जाता है डिसीजन डिवाइड करना है कि नहीं। क्लियर है बेटा? स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर प्रोटीन के बने हुए हैं। अब ये प्रोटीन बनी कब थी? G2 में बनी थी, यूज हो रही है एम फेज में। एम फेज में प्रोटीन बना नहीं सकते क्योंकि डीएनए कंडेंस हो रहा है। मेरी बात समझ ध्यान से, डीएनए सबसे खुला हुआ कब होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। वो कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम इज द मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो सकती है? लॉजिकली नहीं हो सकती। सोचो सोचो सोचो, मैं ये कह रहा हूं कि एम फेज में क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। तो कैसे होगा? सोचो, लॉजिकली सोचो ना। डीएनए खुलेगा नहीं तो फिर उससे प्रोटीन कैसे बनेगी? एम फेज का प्रोटीन जीवन में क्यों नहीं बनाते? एम फेज का प्रोटीन हम जीवन नहीं, बेटा मेरी बात समझ ध्यान से, जीवन में हम एम फेज का प्रोटीन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जीवन में अभी 3 ऑप्शन है। तू समझ नहीं रहा? मैं क्लास 10th में तुझे क्लास 11th की बायो क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि क्लास 10th में मेरे पास 3 ऑप्शन है, आर्ट्स जाऊंगा, कॉमर्स जाऊंगा या साइंस जाऊंगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जीवन में मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक बार एस फेज में आ गए तो डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी के 2 ऑप्शन क्या है वो बताता हूं। सही है? अरे बोलो, क्लास 10th में हम सब कुछ क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि क्लास 10th में हमने डिसाइड नहीं किया क्या लेगा। यस, अगर मुझे आर्ट, साइंस, कॉमर्स का ऑप्शन है, ऐसे ही जीवन में 3 ऑप्शन होते हैं जीवन फेज में। या तो एस फेज में एंटर कर जाए, या सेल परमानेंट हो जाए, या सेल G0 फेज में चला जाए। ये तीनों ऑप्शन बता रहा हूं। ठीक है, आ जाओ, एक चित्र तुम्हारे लिए बनाना था मुझे भाई। ये सब अपनी उसमें नोट्स में एंटर करते जाना, जहां जहां आपको लगे कि सर आपका कुछ बात हमें समझनी है। इधर देख, मेरी तरफ देख, ध्यान से, ध्यान से देख। डीएनए किसी सेल में इसकी फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में ऐसा होता है। कुछ जगह ज्यादा कंडेंस होता है, कुछ जगह ज्यादा कंडेंस होता है, कुछ जगह कम कंडेंस होता है, तो इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ये वाला होता है हेट्रो और ये वाला होता है यू। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप, ये जीवन फेज का है, आपको एस फेज में अगर आना है तो आपको चाहे यू क्रोमैटिन हो चाहे हेट्रोक्रोमैटिन हो, इन दोनों को खोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे खोलना पड़ेगा, ऐसे। किसको खोलना आसान है? इसको और इसको। आपको समझ में आ गया? अब एक बार इसको डबल कर लिया मैंने। डबल करने का मतलब क्या है?
मेरे पास डीएनए डबल हो गया, एस फेज में ये डीएनए डबल हो गया, तो डबल होने के बाद ये दोबारा क्रोमेटिन ही बनाएगा। मान लो एस फेज में एस फेज चल रहा है, ये डीएनए डबल हो गया, मान लो मैंने इसको ऐसे खोल दिया, खोलने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। मान लो ये जुड़े हुए हैं ना, अलग अलग थोड़ी है, मैंने इसको ऐसे डबल कर दिया, तो डबल करने के बाद इसको दोबारा मुझे कंडेंस करना पड़ेगा। G2 फेज में ये दोबारा से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा, G2 फेज में ये दोबारा से ऐसे क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा। कुछ जगह ज्यादा कंडेंस होगा और कुछ जगह ये कम कंडेंस होगा। मेरी बात समझो ध्यान से, ये जो क्रोमेटिन है ये डबल हो गया है, ये यू है ये हेट्रो है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, उसको खोलना पड़ता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। जब एक बार डबल कर लेते हैं तो उसको दोबारा से, आपको समझ में आ रहा है, ये एस फेज में मैं डीएनए डबल कर रहा हूं, डबल करने के बाद उसको दोबारा कंडेंस करना पड़ता है, ये G2 में आ गया, सही है। तो इसका मतलब दोबारा क्रोमेटिन बनाना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। बेटा नंबर, मेरी बात, अभी आएंगे नंबर पे आएंगे हम लोग, नंबर पे भी आएंगे। अभी फिलहाल के लिए नंबर को छोड़ दो। अभी मुझे बताओ कि क्या आप कुछ सवालों के आंसर कर पाओगे। मैं अगर आपसे पूछूं कौन से फेज में प्रोटीन बनेगी, G1 S G2 तीनों में बनेगी। किसमें साइटोप्लाज्म बनेगा, G1 और G2 में दोनों में बढ़ सकता है, पर G1 में ज्यादा बढ़ता है। किसमें ऑर्गेनल्स मेनली बनते हैं, G1 में। दूसरा, किसमें डीएनए डैमेज रिपेयर होता है, G1 में होता है। मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है, एस फेज में। हिस्टोन और सेंट्रियोल किसमें बनते हैं, एस फेज में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद G2 में कौन सी प्रोटीन बनती है जो डीएनए उसके लिए सेल डिवीजन के लिए चाहिए, ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन बनती है। अगर आपको ये बातें याद हैं तो इसका मतलब आपको सेल साइकिल सही लेवल पे आ रही है। यस, सेल साइकिल सही लेवल पे आ रही है, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है G1 फेज इंटरवल है किसके बीच में, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप देख रहे हो, एम फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट, ड्यूरिंग G1 फेज मेटाबोलिकली एक्टिव है, मतलब प्रोटीन बन रही है, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो भी कर रहा है, पर डीएनए डबल नहीं करता। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, जिसमें डीएनए बनता है या रेप्लिकेशन होता है। देखो मेरे पास ये डीएनए बना, ये डीएनए है, अब ये डीएनए सिर्फ बन नहीं रहा है, एक दूसरे की कॉपी है। जैसे ये डीएनए है तो ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। एनिमल सेल में एस फेज में क्या होता है भाई, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, और सेंट्रियोल डबल कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और G2 फेज में कौन सी प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन बनती है जो किसके लिए चाहिए, माइटोसिस के लिए, वाइल सेल ग्रोथ होती रहती है। कह रहा है सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, इसका मतलब G1 में भी हो रही थी, एस में भी हो रही थी, G2 में भी हो रही थी। पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए, ठीक है, जैसा आप कहें। ये वाली देखनी है या ये वाली देखनी है, इसके पिछले वाली, ये वाली देखनी है, ये वाली देखनी है किसी को, एम में भी ग्रोथ होती है, हाँ थोड़ी बहुत, पर एम में ज्यादा नहीं। ठीक है बेटा, चले, स्लाइड चेंज, हाँ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा ग्रोथ अकर थ्रू आउट द सेल साइकिल, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहां तक लिख लिया है, आगे चलते हैं, आ जाओ।
यहां तक आपको थोड़ा मजा आया होगा चैप्टर में, अभी और मजा आनी बाकी है। अब मैं आपसे एक ही चीज बोली थी, अगर आपको याद हो, अब यहां पे आ गए हम। मेरा सवाल यहां से है, सवाल पढ़ो पहले और आंसर आप बताना। इज एवरी सेल एंटर इनटू एस फेज फ्रॉम G1 फेज? क्या G1 फेज से सारा सेल एस फेज में एंटर करता है? टाइम गलत चल रहा है बेटा, टाइम तो कब से गलत चल रहा है, जब तू सिलेक्ट हो जाएगा टाइम सही हो जाएगा। आज इधर मेरी तरफ देख। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं? नो। नो। इसका मतलब मेरे पास क्या है बच्चे, इसका मतलब मेरे पास क्या है, फ्रॉम G1 फेज 3 ऑप्शन है। फ्रॉम G1 फेज मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन, सेल किस में एंटर कर जाए? हाँ भाई, सेल एंटर इनटू एस फेज। सेल एंटर इनटू एस फेज। आप में से कितने लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है जिसको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? यदि आपको चैप्टर याद हो तो वहां पर एक सेल डिवाइड करके 2 बनाता है, 2 4 बनाते हैं। इसका मतलब जो भी सेल बन रहे हैं, डिवाइड होके बन रहे हैं, वो सब एस फेज में घुस रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ पा रहे हो? उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ ये होती है कि एक सेल से 2 सेल बना, एक सेल एस फेज में गया, दूसरा नहीं गया। सही है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? यस? यस? तो हमने क्या बोला है? हमने ऑप्शन 1 बोला है सेल एंटर इनटू एस फेज। इसका मतलब वो क्या करेगा? वो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब वो एस फेज में एंटर कर गया है। इसका क्या मतलब बनेगा मुझे बताओ? इसका मतलब सेल हैज टू डिवाइड। अब सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर ली। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कि सेल ने ग्रोथ करी है, सेल शो ग्रोथ, ग्रोथ करी है एंड देन शो डिफरेंशिएशन। अगर वो डिफरेंशिएशन शो करता है, इसका मतलब इट बिकम परमानेंट सेल। इट बिकम परमानेंट सेल। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये सेल G1 फेज का है और इसने ग्रोथ करी है, ये अभी भी ये G1 में ही है क्योंकि क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। अब क्या हो जाए? इसकी शेप फिक्स हो जाए और इसका रोल फिक्स हो जाए। क्या फिक्स हो जाए? शेप। इसकी शेप फिक्स हो गई, रोल फिक्स हो गया। अब ऐसे सेल को हम कहते हैं परमानेंट सेल और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोसेस है। परमानेंट सेल क्या है बेटा? उसका रिजल्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? है? परमानेंट सेल नहीं होगा सर, परमानेंट होगा, क्या मतलब इस बात का? एंड बिकम परमानेंट। अच्छा, इंग्लिश समझा रहा है यहां पे, कोई नहीं, कोई नहीं। यहां समझ में आया बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? भाई जीवन में ग्रोथ हो रही है, हाँ सर ये जीवन में ही अभी। उसके बाद उसने क्या किया? एस फेज में नहीं गया। उसने कहा मैं एस फेज में नहीं जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा? शेप और रोल फिक्स कर रहा हूं। ऐसे सेल को मैं क्या बोलता हूं? परमानेंट सेल बोलता हूं। प्लांट में ऐसे सेल का नाम क्या है? पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। एनिमल में ऐसे सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन, स्किन सेल, ऐसे सेल्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? इन परमानेंट सेल्स के एग्जांपल्स क्या हैं आपके सिलेबस में? अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो मेरे पास आ जाएंगे पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यस और नो? और अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो न्यूरॉन हो गए या बाकी सेल्स हो गए।
बोलो जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? अरे तू खुद से लिख लेना परमानेंट की स्पेलिंग। भाई मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, तो राइटिंग समझ मेरी क्यों अच्छी नहीं है? मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, ना मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट हूं, है ना? वैसे वाला ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूं जो सेल्फ प्रोक्लेमेड टाइप के होते हैं, जो खुद ही बोलते रहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो सबसे झूठ है। इट बिकम परमानेंट, ठीक है? हाँ, इधर ध्यान देंगे। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 क्या है समझो, आगे चलेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आर द परमानेंट सेल। ऑप्शन 3 क्या है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सेल ने अभी ग्रोथ भी नहीं करी ठीक से और वो रुक गया वहीं पर। मेरी बात समझ ध्यान से, सेल वहीं रुक गया है, उसके अंदर कुछ एंजाइम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बोलेंगे ऑप्शन 3 क्या है कि सेल जो है वो एंटर करता है जी नॉट फेज में। अब यहां पर कुछ बच्चों को लगता है सेल बाहर निकला है, कहीं गया है, नहीं, सेल कुछ कर ही नहीं रहा आगे। ऑप्शन 3 ये है कि सेल कुछ कर ही नहीं रहा आगे, सेल क्या करता है, जी नॉट फेज में चला गया। सेल किस में चला गया बेटा? जी नॉट फेज में चला गया। सेल एंटर इनटू जी नॉट फेज। अब ये जी नॉट फेज क्या होता है? इसी को कहते हैं क्वीसेंट फेज। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, यहां पर क्या हुआ है, ध्यान सुनेंगे, मेरी बात सुनो। सेल ग्रोथ नहीं कर रहा, इसका मतलब जीवन में नहीं है ना? सेल नॉट ग्रोइंग, सेल ग्रोथ नहीं कर रहा, ग्रोइंग, इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है नॉट प्रोलीफरेट, ठीक है? सेल ग्रो नहीं कर रहा, प्रोलीफरेट नहीं कर रहा, ठीक है? कुछ एंजाइम एक्टिव हैं, सारे नहीं, कुछ एंजाइम एक्टिव हैं, ठीक है? इसका मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एक्टिव है सेल, इसका मतलब लिविंग है। और उसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया किसको? जीवन फेज को, एग्जिट कर दिया जीवन फेज को। इसको कहते हैं जी नॉट फेज और क्यूसेंट फेज। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास कुछ सेल्स हैं जो जीवन फेज के हैं, ये कुछ सेल्स हैं जो जीवन फेज के, तभी आपको समझ में आएगी जब आप ऐसे देखोगे जो ऐसा बता रहा हूं। ये सेल्स जीवन फेज के हैं। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि ये वाले सेल्स परमानेंट हो गए, ऊपर के ये 3 सेल्स परमानेंट हो गए, नीचे में ये 2 सेल बड़े हो गए और ये अब डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ये एस फेज में आ गए। और इस वाले सेल का साइज अभी उतना ही है, ना ये ग्रो कर रहा है ना ये परमानेंट बन रहा है, ये ऐसे ही रुका हुआ है। तो ये वाला सेल कहां हो गए? ये परमानेंट हो गए, इन्होंने साइज बढ़ा लिया, ये चले गए एस फेज में, ये जी नॉट फेज में है। जी नॉट फेज का मतलब सेल ग्रो नहीं कर रहा, ना उसके अंदर कुछ एंजाइम है, दूसरा ना वो परमानेंट हो रहा है, चुपचाप रुका हुआ है। समझो इस बात को, चुपचाप रुका हुआ है। आप ऐसे देखो, इस डायग्राम पे नजर मारो, ये 6 सेल हैं, ये 6 के 6 सेल जीवन में है, इसमें से ये परमानेंट हो गए, ठीक है सर, तो उसने सेल साइकिल त्याग दी, परमानेंट हो गए, इसकी डेथ होगी। ये दोनों सेल अब एस फेज में आ गए क्योंकि इनमें डीएनए रेप्लिकेशन चल रही होगी। ये वाला सेल चुपचाप रुका हुआ है, ये कौन से फेज में है? जी नॉट फेज। जी नॉट फेज 2 तरीके का होता है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। अगर जरूरत पड़े तो ये वापसी ग्रो करने लगे तो हम कहेंगे कि वापसी आ गया। व्हेन रिक्वायर, जब जरूरत पड़े, व्हेन रिक्वायर, इट कैन एंटर इनटू G1 फेज। मेरी बात सुनो, जैसे मान लेते हैं ये 6 सेल थे, मेरी तरफ देखना फिर से, ये 6 सेल थे। पहला ऑप्शन है कि इनमें ग्रोथ हो, उसके बाद या तो ये क्या करे, एस फेज में जाए या परमानेंट, ये 2 ऑप्शन हो गए।
तीसरा ऑप्शन ये है कि ना ये ग्रोथ कर रहा है, ना ये एस फेज में जा रहा है, ना ये परमानेंट हो रहा है। अच्छा, अगर ये ग्रोथ नहीं कर रहा तो हम ये ऐसा मान रहे हैं कि इसने एग्जिट कर दी है जीवन। हम ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जीवन में क्या काम होता है? ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ ही नहीं हो रही है, अब ये चुपचाप रुका हुआ है। अच्छा, ये मर तो नहीं गया, मेटाबॉलिकली एक्टिव लिख रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं क्वीसेंट। क्वीसेंट का मतलब होता है शांत। तो ये क्वीसेंट फेज में या जी नॉट फेज में एंटर कर गया। ये क्वीसेंट या जी नॉट फेज में एंटर कर गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसे फेज में एंटर कर गया, ना ये ग्रोथ कर रहा है, ना एस फेज में जा रहा है, ना परमानेंट हो रहा है। जरूरत पड़ने पे वापसी आ सकता है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर वापसी आने पर ये क्या करेगा? अभी इसका साइज छोटा है, ये ग्रोथ करेगा, तो इसका मतलब ये कौन से फेज में आएगा? एस में आएगा या जीवन में आएगा? देखो, व्हेन रिक्वायर इट कैन एंटर इनटू G1 फेज। जैसे ही वापसी आएगा ये ग्रोथ शुरू करेगा, तो इसका मतलब कौन से फेज में लौटा? G1 में लौटा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इस डायग्राम से तुम्हें क्लियर होगा। बेटा, आप जो मेरे पास दो तरह के G0 फेज होते हैं, एक होता है परमानेंट जो कभी ना चेंज हो, वो होता है मेरे पास न्यूरॉन टाइप का, न्यूरॉन कभी वापसी नहीं आ सकता। एक होता है जो वापसी आ सकता है, ऐसे सेल्स मुझे मिलते हैं रूट में। यस, पैरेन्काइमा के डिफरेंट रोल होंगे। यस बेटा, G0 फेज के सेल्स मुझे कहां मिलते हैं? कुछ रूट्स में मिल जाते हैं। जैसे ये रूट है ना, इस रूट के कुछ सेल्स G0 फेज में होते हैं, जरूरत पड़ने पर जीवन में आ सकते हैं। G0 फेज को हम क्वीसेंट फेज कहते हैं। उन्होंने सेल साइकिल को एग्जिट कर लिया है। क्या वो ग्रोथ कर रहे हैं? नहीं। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? नॉट प्रोलिफरेट। उनके कुछ एंजाइम एक्टिव है, हाँ, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिंदा है सेल, लेकिन वो एग्जिट कर गए हैं जीवन फेज को। यहां तक क्लियर है? पैरेन्काइमा के डिफरेंट रोल होते हैं, तो ये परमानेंट कैसे हो? बेटा, पैरेन्काइमा एक टाइप है, मतलब नाम है पैरेन्काइमा। जैसे समझ नहीं रहा तू मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान ले तू इंसान है, पर तेरा नाम भी तो है, तो पैरेन्काइमा वर्ड इज मोर लाइक इंसान। अब इंसान के टाइप होते हैं ना, नाम है तुम्हारे अलग अलग। ऐसे ही मीजोफिल सेल इज पैरेन्काइमा, सही है, गार्ड सेल इज पैरेन्काइमा। समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? बता भाई। बेटा, ऐसा स्पेसिफिकली तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ नहीं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रोथ। इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल नॉट ग्रोइंग, सही है। सम एंजाइम, बेटा आपने एक सवाल पूछा है कि सर लिवर सेल किस में होता है। बच्चे देख मेरी बात, एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। एनसीईआरटी ने बोला है कि जरूरत पड़ने पर वापसी आ सकते हैं। सिर्फ ये वही आते हैं जो टेम्पररी G0 फेज में जाते हैं। कुछ परमानेंट G0 फेज में जाते हैं, उनमें सेंट्रियोल होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई न्यूरॉन्स नॉट डिवाइड, न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल नहीं होते, इसलिए वो कभी डिवाइड नहीं करते। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है, अगर आपको याद हो, कि ह्यूमन में स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तो मियोसिस 2 तभी होती है जब स्पर्म फ्यूज करता, नहीं तो नहीं होती, क्योंकि स्पर्म के साथ उसका सेंट्रियोल आता है। सेंट्रियोल के बिना वो डिवाइड नहीं कर सकता। नॉर्मली क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में सेंट्रियोल बन जाता है। लेकिन क्या है, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो नॉर्मली किसी भी उसमें फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करता है। ह्यूमन के केस में स्पर्म का सेंट्रियोल भी एंटर करता है। सेंट्रियोल क्यों चाहिए? ताकि उस सेल को मियोसिस 2 करा सके। न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं होता, याद रहेगी बात। हार्ट सेल परमानेंट है बेटा। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ जी? नहीं बेटा, G0 फेज का कोई फंक्शन ऐसा सच नहीं बोल रहे हम, ये बोल रहे हैं कि टेम्पररी कुछ देर के लिए सेल रुक गया है। और कोई डाउट किसी का? डाउट भी पूछते चलो। परमानेंट सेल इज इन G1 फेज, एज सच बोल सकता है, पर बहुत प्रॉपरली नहीं। बेटा फंक्शन है, मतलब हमारी एनसीईआरटी सिर्फ ये कहती है कि यार देखो ना, वहां पे रग मतलब कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते G0 में, जरूरत पड़ने हो तो एक तरह का रिजर्वायर हो गया। रिजर्वायर मतलब रिजर्व मटेरियल हो गया डिवीजन के लिए। मैं कह रहा हूं G0 फेज में एंजाइम है पर ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं सेल लिविंग है पर ग्रोथ नहीं हो, इसका फीचर है। यस, जल्दी से नोट करें, आगे चलेंगे। बेटा G0 जो होता है वो
रूट की टिप पे होता है। लिख ले बेटा। लिख लिया, चलें आगे। नहीं बेटा, कैन टाइम तेरे घर में घड़ी नहीं है क्या? अपने घड़ी से देख, मेरे बोर्ड के टाइम से क्या लेना देना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुझे क्यों पड़ रहा है? आगे चलते हैं, आ जाओ। अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉइडी पे बात करते हैं, जल्दी करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है देखो। कह रहा है सम सेल्स इन एनिमल्स अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, नॉट डिवाइड करते हैं वो, उसमें ये आ गया। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेजनली एज नीडेड टू। ठीक है, दीज सेल्स देखो, these cells that do not divide further exit G1 phase to enter into inactive stage, जिसको क्या बोलते हैं, क्वीसेंट। तो डिवाइड नहीं कर रहा तो कौन से फेज में आ गया, G0 में आ गया। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबोलिकली एक्टिव, मतलब लिविंग है, बट प्रोलिफरेट नहीं करते जब तक उन्हें ना कहा जाए, है ना, या ऑर्गेनिज्म को वैसी रिक्वायरमेंट ना हो, वो डिवाइड नहीं करते। क्लियर है? ये कह रहा है इसके लिए, क्वीसेंट के लिए। आप खुद से देखो, प्रोलिफरेट नहीं करते, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एग्जिट किया है जीवन फेज को, एंटर किया है क्वीसेंट फेज में। क्लियर है? अब आ जाओ, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉइडी पे। पढ़े बेटा जल्दी से, पढ़े जल्दी से। नहीं बेटा, जीवन में प्रोटीन नहीं बनता है एम के लिए, क्योंकि जीवन, अब तू यही सवाल पूछ रहा है इसलिए पिटाई हो सकती है तेरी। जब तक जीवन में डिसाइड ही नहीं हुआ कि एम फेज में वो एस फेज में जाएगा, जीवन में 3 ऑप्शन है। तूने पूछा कि सर एस एम फेज के लिए प्रोटीन जीवन में बनती है, नहीं। क्यों बनेगी? क्योंकि जीवन में डिसाइड ही नहीं होता क्या करना है। यस, ठीक है, जल्दी से लिख लो, लास्ट स्लाइड, आगे चल रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा फीमेल एग में पहले से एक सेंट्रियोल होता है और एक सेंट्रियोल स्पर्म से आता है, क्योंकि मुझे 2 चाहिए डिवाइड कराने के लिए। बेटा जीवन फेज कुछ सेल लीव करते हैं, सारे नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे आ जाओ, हमारे पास एक टॉपिक है, हाउ अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी। व्हाट इज प्लॉइडी? कितने लोगों को पता है व्हाट इज प्लॉइडी? आप लोगों ने वर्ड सुना है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? प्लॉइडी का मतलब होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं? प्लॉइडी बोलते हैं। जो मैं यहां पर डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कितने लोगों को, पहले यहां पर फोकस करेंगे। मैं क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, हमारे पास एक थर्ड टॉपिक है जो हमने पढ़ना है यहां पे, उसका नाम है कि अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी कैसे चेंज होती है सेल साइकिल में। अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी कैसे चेंज होती है सेल साइकिल में, ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है, यहां पे बोर्ड पे फोकस करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि मैं किसी डिप्लॉइड सेल के बारे में पढ़ रहा हूं, डिप्लॉइड सेल का एग्जांपल बता देता हूं। डिप्लॉइड सेल का एग्जांपल मेरा स्किन सेल, हेयर सेल, आपका स्किन सेल, हेयर सेल,
जहां पर 46 क्रोमोसोम 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। ऐसे ही आपके घर के बाहर जो पेड़ है, नीम का पेड़, अनियन का पेड़, जिसमें कितने होते हैं 16, अनियन में 16 क्रोमोसोम है, इसका मतलब 8 पेयर है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, किसी डिप्लॉयड सेल के लिए बता रहा हूं। तो जीवन फेज में, देखो मेरी बात सुनो, जीवन फेज में यहां पर ये डीएनए है। जीवन फेज में कोई सेल है, कौन सा सेल है, डिप्लॉयड सेल है, उसके अमाउंट ऑफ डीएनए को हम लिख देते हैं 2C। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास, मान लो मेरे पास ये पेज है, मेरी तरफ देखना, मेरे पास ये पेज है, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे पास ये पेज है। मैंने इस पेज का अमाउंट, ऐसा ये अमाउंट है, ये क्रोमेटिन है, मान लो एक डिप्लॉयड सेल का क्रोमेटिन है, इस अमाउंट को मैंने अज्यूम करा, एक वैल्यू दी है 2C। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है, अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये अमाउंट मान लो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, 46, तो 46 के लिए भी 2C वैल्यू है। किसी और के अंदर भी मान लो अनियन है, उसमें 16 क्रोमोसोम है, वहां भी 2C ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, एक मोल कार्बन का कितने एटम होते हैं, दो 6 पॉइंट मारो 023 इंटू 10 की पावर 23 एटम है, उसको एक मोल बोलते हैं। ऐसे गोल्ड का एक मोल उतने ही एटम को बोलते हैं ना। ऐसे ही क्या किया मैंने, किसी डिप्लॉयड सेल के क्रोमेटिन जो है, उस क्रोमेटिन को एक वैल्यू दे दी है 2C। सारे डिप्लॉयड सेल का जो क्रोमेटिन होता है उसको वैल्यू दे दी है 2C, ठीक है। एस फेज में ये वैल्यू बढ़कर 2C से 4C हो जाती है, क्योंकि डीएनए डबल होता है। तो G2 फेज में जो सेल है उसमें वैल्यू मैंने दे दी है 4C, इसका मतलब डीएनए डबल हो जाता है। आपको समझ में आई, ये 2C 4C क्या हमने दी है वैल्यू। हमने क्या किया है, किसी भी डिप्लॉयड सेल का डीएनए जीवन फेज में उसको एक वैल्यू दी है 2C। क्या वैल्यू दी है, 2C वैल्यू दी है। इसका मतलब ये हुआ कि G2 फेज में ये क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, अमाउंट डबल हो जाता है, सही है। तो हमने क्या करा, 4C करा। अब मैंने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ क्रोमोसोम कब दिखते हैं, यहां दिखते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मुझे यहां दिखते हैं, क्रोमोसोम मुझे यहां दिखते हैं। कौन बच्चा बताएगा, जो क्रोमोसोम मुझे एम फेज में दिखेंगे वो कौन से क्रोमेटिन से बनेंगे, जो 2C वाला होगा या 4C वाला होगा। सर 4C वाला। किसी को मेरी बात समझ में आई है, किसी को मेरी बात समझ में आई है मैंने क्या बोला। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि किस तरीके से अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी चेंज होती है। सबसे पहले बोर्ड पे फोकस करो। जीवन फेज में मेरे पास एक डिप्लॉयड सेल है, उसके डीएनए को, क्रोमेटिन को हमने क्या नाम दिया, 2C। 2C इज अमाउंट ऑफ डीएनए, किसमें किसमें, जीवन फेज में, जीवन फेज में डिप्लॉयड सेल में। अब मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, जीवन वाले फेज के इसका क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करी। क्रोमोसोम दिखता नहीं है, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो मुझे वो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखा। मुझे वो क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, कुछ इस तरीके के दिखे। कितने बनाए मैंने, 46 बनाए हैं। ह्यूमन का सेल होता तो कितने बनाता, 46 बनाता। मैं ये कह रहा हूं कि जीवन फेज में क्रोमेटिन के अमाउंट को मैंने 2C दिया है, ठीक है। क्या नाम दिया है, 2C दिया है, ठीक है। मैंने क्या नाम दिया, 2C दिया है। मैंने अगर इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम ड्रॉ किया तो मैंने एक नंबर दे दिया। कैसा दे दिया, देख बेटा, ये दोनों एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक तरीके से डिप्लॉयड बना दिया। तो मैंने कितने नंबर बना दिए, 2 3 4 5 6। अगर ये ह्यूमन सेल होता तो मैं 46 बनाता। तो इसका मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने बने हैं बताओ, टोटल क्रोमोसोम कितने बने हैं बताओ। टोटल क्रोमोसोम बने हैं 6। कितने बने हैं, 6। इसका मतलब कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, 3 पेयर हैं। यस, कितने पेयर हैं बेटा, 3 पेयर हैं, सही है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, n बराबर में 3 लिखते हैं, इसीलिए 2n बराबर में 6 हो जाता है। जितने पेयर होते हैं ना उसको n के बराबर लिखते हैं। तो ये जो है ये n है, तो ऐसे कितने हैं, 2n है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जीवन फेज में क्रोमेटिन दिखता है, क्रोमोसोम नहीं दिखते। अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो इस तरीके के दिखेंगे, क्लियर है। अगर मैं G2 फेज में, जब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है,
तो क्रोमोसोम मेरे पास इस तरीके के दिखेंगे। फर्क देखो क्या है, ये देखो, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ जाएंगे, ऐसे वाला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ना G1 में क्रोमोसोम दिखते हैं, ना S में, ना G2 में। इसमें भी क्रोमेटिन दिखता है, इसमें भी क्रोमेटिन दिखता है। इसके क्रोमेटिन को 2C कहते हैं, उसका डबल अमाउंट 4C है। अगर मैंने इसके क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाया तो ऐसे दिखेंगे, इसके वाले से बनाया तो वो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ हर क्रोमोसोम में यहां 2 क्रोमेटिड है। नंबर काउंट करो क्रोमोसोम का, 1 2 3 4 5 6। यहां कितने क्रोमोसोम है? 6। 1 2 3 4 5 6। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते। हैप्लॉइड किसे बोलेंगे? इसे, इस एक साइड को हैप्लॉइड बोलेंगे, या इस एक साइड को हैप्लॉइड बोलेंगे। मैंने क्या बोला है? जीवन में क्या दिखेगा? क्रोमेटिन। अगर क्रोमोसोम दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन फेज में, ध्यान सुनेंगे बेटा, जीवन फेज में यही चीज क्रोमोसोम है, यही क्रोमेटिड है। G2 फेज में, ये G2 है, G2 फेज में एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड हैं। एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? ये बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अमाउंट ऑफ डीएनए एनी डिप्लॉयड सेल, मेरा आपका, हम तो ह्यूमन है ना, हमारे में तो क्रोमोसोम नंबर सेम है। मेरा नीम के पेड़ का डिप्लॉयड सेल, उसको हम 2C मानेंगे। अब ये 2C हर एक का अलग अलग होगा, किसी का इससे ज्यादा होगा, 2C बोलेंगे। वो 2C 4C हो जाता है कब? G2 फेज में। मैंने कहा कि ये क्रोमेटिन ही मिलता है जीवन में। अगर मैं इसके क्रोमोसोम बनाऊं तो ऐसे दिखेंगे, और अगर G2 में जो ये डीएनए डबल हुआ ना, इनसे जब क्रोमोसोम बनाऊंगा तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड आ जाएंगे। देख, 1 2 1 2। अब आपसे अगर पूछा जाए क्या क्रोमोसोम का नंबर बदल रहा है जीवन से G2 में? नहीं। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि अमाउंट ऑफ डीएनए जीवन फेज में, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बताओ? अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बताओ? अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बताओ जीवन फेज में? जल्दी बताओ। जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2C। एस फेज में क्या है बेटा? 2C से 4C हो रहा है। G2 में कितना है सर? 4C है। M में क्या होगा? 4C से 2 सेल बनेंगे 2C 2C वाले। देख रहे हो? ये देख रहे हो? तो G1 में 2C है, G2 में 4C है। अच्छा, प्लॉइडी मतलब क्या? देखो, प्लॉइडी मतलब यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, मान लेते हैं 2n बराबर में 6 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। किसी को मेरी बात समझ में आई? चेंज क्यों नहीं हो रहा? नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है। फर्क क्या है? क्रोमेटिड बढ़ गए। यहां हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। यहां तक समझ में आई है? बोलिए भाई, यहां तक समझ में आई है? देख मेरी बात समझ ध्यान से, काउंट कर। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, पर फर्क क्या? अच्छा, मैं अब तेरे को क्वेश्चन देता हूं, और ये तेरे एनसीईआरटी से लिंक भी करते हैं। मेरे पास अनियन दे रखा है, अनियन का एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है, उसमें है कितने क्रोमोसोम? n बराबर में 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मुझे सारी चीजें लिखनी है। यहां पर ध्यान सुनेंगे, मैं यहां पर लिखता हूं फेज, फिर मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ डीएनए, फिर मैं लिखता हूं क्रोमोसोम नंबर, और फिर मैं लिखता हूं क्रोमेटिड।
अब मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको यह सिखाया था चाहे कोई भी फेज हो, सॉरी कोई भी सेल हो, G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? 2C होगा, चाहे वो ये हो चाहे कोई भी डिप्लॉयड सेल हो। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर दे रखे हैं 16, क्रोमैटिड भी 16 है क्योंकि यहां क्रोमोसोम क्रोमैटिड सेम है। ठीक है, अब आ जाओ एस फेज में। एस फेज में 2C से 4C हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर की अभी बात नहीं करते एस फेज में क्योंकि चेंज हो रहा है मान लो कुछ। फिर आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 4C, क्रोमोसोम नंबर 16 है, क्रोमैटिड 32 है। आपको यह बात समझ में आ रही है? हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, 32 हो गया। सही है, यहां तक क्लियर है? अब एम फेज में क्या होगा बताओ? एम में क्या होगा? 4C से 2 सेल बन जाएंगे 2C 2C के। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते बेटा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, किसी में भी चेंज नहीं होते। सिक्सटीन ही आएगा। ठीक है, 16 ही आएगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है? अरे भाई अनियन दे रखा, अनियन प्याज, तुझे नहीं पता प्याज, मेरी बात सुन ध्यान से। अनियन दे रखा है, अनियन का एक सेल ले लिया, इसमें 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, यहां 6 बना रखे हैं, मैं इसकी जगह 16 बना दूं तो 8 ऐसे 8 ऐसे, कितने पेयर हो गए? 8 पेयर हो गए। ठीक है सर, तो यहां डीएनए कितना होगा? 2C, देख वहां क्या लिखा है? 2C। G2 में कितना होगा? 4C है लिखा हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। एम फेज की बात कर लेते हैं, मेरी तरफ देखियो ध्यान से, एम फेज की बात कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? क्रोमोसोम नंबर की। यहां भी 16 होगा, यहां भी 16 होगा, देख ले खुद से। G1 में 16 क्रोमोसोम है और G2 में भी कितने लिखे हैं? 16 ही लिखे हैं। आगे देख ध्यान से, क्रोमैटिड, यहां पर कितने क्रोमोसोम है? हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, या हर क्रोमोसोम में एक और 2 क्रोमैटिड है, तो क्रोमैटिड डबल नहीं हो गया? ये देख 32 हो गया G2 में। अब बता बेटा, एम फेज में मैं क्रोमैटिड इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है। तुझे जो बात करनी है सिर्फ G1 और G2 की बात करनी है, क्योंकि जिसमें चेंज हो रहा है उसमें मत लिख। यस बेटा, क्रोमोसोम सिर्फ, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोम सिर्फ एम फेज में दिखते हैं। मैंने यहां दिखाए हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, जो भी दिखेंगे वो किस में दिखेंगे? एम फेज में। मैंने यहां दिखाए हैं इसको इससे कंपेयर करने के लिए, ना इसमें दिखते हैं ना इसमें दिखते हैं। हाँ, सेल्स इसका डोपा दूंगा बेटा। एस फेज में कितने क्रोमैटिड होंगे वो चेंज हो रहा है ना, उसमें नहीं लिखना चाहिए मुझे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बताओ। क्रोमैटिड में एस और एम में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है बच्चे, आपको क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में डिफरेंस नहीं पता, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। इधर देख, डायग्राम में देख, मेरी तरफ देख, ये मान ले सेल साइकिल, मेरी तरफ देख ध्यान से, ये मान ले सेल साइकिल है। एम G1 एस G2, इधर ध्यान दियो। G1 फेज में ये मेरे पास डीएनए, इसको 2C कह रहे हैं, ये क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन होता है। सही है, ये क्रोमैटिन होता है धागा। इससे मैंने क्रोमोसोम बनाए, वो ऐसा दिखेंगे।
रियल में नहीं दिखते, ऐसे दिखते हैं, ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा है कि G2 फेज में ये चीज डबल हो गई है यहां पे, तो ये मुझे ऐसा ही दिखेगा, ये 4C है, तो ये 4C क्या है, क्रोमैटिन है। क्या है, क्रोमैटिन। और इससे अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा, 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 ठीक है। ये देखो, ऐसा, ऐसा। अब आपसे मैं पूछूं कितने क्रोमोसोम है, काउंट करो। यहां 6 है, तो ये जो है ना बेटा, ये एक क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमैटिड है। यहां पर ये एक क्रोमोसोम है जिस पर 2 क्रोमैटिड हैं और वो सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अब समझ में आ रहा है तुझे कुछ? पर क्या रियल में क्रोमोसोम दिखते हैं G1 G2 में? नहीं दिखते, दिखते M में। इसीलिए क्रोमोसोम हमेशा मैं ऐसा बनाता हूं, ऐसा नहीं बनाता, क्योंकि M फेज G2 के बाद आता है, तो क्रोमोसोम ऐसा बनाता हूं मैं। किसी को समझ आया बेटा? समझ आया, नहीं आया? हाँ, आज डोपा मिलेगा। ये वाला लिख लो, जिस जो लिख रहे थे, जल्दी करो। बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड? कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं होता। मेरी बात सुन ध्यान से, जो जीन इस पर होगी, मान लो इस पर P जीन है तो इस पर भी P जीन होगी, इस पर स्मॉल p है तो यहां स्मॉल p होगी। जीन सेम होती हैं। सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं। यहां तक लिख लिया? पहले जल्दी बताओ, यहां तक लिख लिया? बस 5 मिनट है बेटा, और 5 मिनट लूंगा बस, ठीक है। यस, आपको आज 10 क्वेश्चन दूंगा। डोपा क्या होता है, मैं 10 क्वेश्चन देता हूं डेली, आज दूंगा 10 क्वेश्चन आपको। ये वाला देखो जरा, इस वाले को जरा देख लेते हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अभी हमने डिप्लॉयड सेल के लिए पढ़ा, क्या मैं हैप्लॉयड सेल के लिए सेम चीज पढ़ सकता हूं? मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो ये हैप्लॉयड सेल है, तो G1 फेज में उसके अमाउंट को C बोलते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल का अमाउंट ऑफ डीएनए। इससे जब मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। G2 फेज में इसको 2C बोलेंगे, तो G2 फेज में ये ऐसा दिखेगा। इधर देखो, मैं कौन से सेल की बात कर रहा हूं? हैप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूं। क्या हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस शो करता है? बिल्कुल करता है। तो उसके G1 फेज में C होता है और G2 फेज में 2C होता है, समझो। तो C को देख रहे हो, मैंने एक एक बनाया, मैंने इसका जोड़ा नहीं बनाया ना, पेयर नहीं बनाया, तो उसको मैंने ऐसे लिखा है, क्लियर? उसको इस तरीके से लिखा है, ऐसे। और यहां देखो कैसे लिखा है, ये किसके लिए? हैप्लॉयड सेल के लिए। तो अगर मैं बात करता हूं फेज की, तो G1 फेज में अमाउंट C आएगा, S फेज में C से 2C जा रहा होगा, G2 फेज में 2C होगा, और M फेज में मेरे पास 2C से डिवाइड करके 2 सेल बनेंगे C और C के, बिल्कुल उसके जैसा है। पर फर्क यह है कि यहां C होता है अमाउंट ऑफ डीएनए और G2 में 2C होता है। अगर प्लॉइडी की बात करो तो यहां पर N रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। यहां तक चीज समझ में आई है कि नहीं, बताओ? यहां तक चीज आई है कि नहीं समझ में, बताओ? ये हैप्लॉइड के लिए। मान लो मेरे को डिप्लॉइड सेल का ग्राफ बनाना है,
ग्राफ किसका? अमाउंट का। किसका ग्राफ है? अमाउंट ऑफ डीएनए का। अमाउंट ऑफ डीएनए का मुझे ग्राफ बनाना है डिप्लॉयड का। तो जीवन फेज में क्या होता है? ये जीवन फेज हो जाएगा 2C। एस फेज में कहां पे चला गया? 4C। G2 फेज में 4C। M फेज में M वापसी 2C पे आ जाएगा। आप देख लो खुद से, मैंने ऐसा कुछ नई चीज नहीं बनाई। अगर हैप्लॉइड का बनाना हो तो C होता है G1 फेज में, S फेज में आ जाता है किस पे? C से 2C पे, G2 में रहता है 2C पे, और वापसी घट के आ जाता है C पर M फेज में। किसी को समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है। ये देखो, खुद से देखो बेटा, प्लॉइडी और अमाउंट में कंफ्यूज हो। मेरी बात सुन ध्यान से। यहां पर कितने क्रोमोसोम है? 3 क्रोमोसोम। उसको क्या लिख रहे हैं? इज इक्वल टू n लिख रहे हैं। यहां कितने क्रोमोसोम है? सर 3 नहीं 6 है। नहीं बेटा 3 ही है, क्योंकि इन दोनों को जुड़ के एक ही काउंट करते हैं। 3 क्रोमोसोम 3 है। इसको क्या लिख रहे हैं? n। तो क्या नंबर चेंज हुआ है? G1 और G2 में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? अमाउंट। यस, डन है। तो आप क्या करोगे? अब इसको तैयार करोगे। आज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए मैंने आज, 5 ही क्वेश्चन आपके लिए। ये 5 क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद कल मैं सुबह 5 कराऊंगा, मतलब क्लास में कल 5 कराऊंगा। एग्जैक्ट 1 बजे ज्वाइन करेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, गुड। देता हूं। ये वाले करेंगे बेटा क्वेश्चन इसके। आपको मजा आया होगा। आज के नोट्स आपके बढ़िया बने। आप करोगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी। अनियन वाला नया है, ऐड किया है इसमें, ठीक है। डन है। चलिए एंड करते हैं। बाय। कल सुबह डाउट के लिए रेडी रहूंगा मैं, मतलब 1 बजे वाली क्लास में, ठीक है। नोट्स रिवाइज करते हुए वीडियो बनाऊं है। चुप, यही काम रह गया तेरा, पढ़ाई कर।